समृद्धि आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी रिवीजन श्रृंखला में हमने भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लिया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहे हैं, तो वो हमने लेने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है। ऑप्शन ए है आपका 100 mm, बी है आपका 1000 mm, सी ऑप्शन आपका कह रहा है 0.01 mm, डी ऑप्शन आपका कह रहा है 0.001 mm। तो प्रश्न आपको देखने में आसान लगेगा, लेकिन जब आप ऐसे ऑप्शंस को देखेंगे तो आप अक्सर कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों को जो है थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना चाहिए। तो इसका आप जो है आंसर देने का प्रयास करें आप सभी। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर आपका हो जाएगा 0.001 mm, ये इसके बराबर ये होता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लें थोड़ा सा। यहां पे बताया जा रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है 0.001 mm, ये आपका कह रहा है। अब इसमें कुछ आपको बताया गया है कि 10⁻³ इज इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 m होता है 1 माइक्रोमीटर के बराबर, 10⁻⁻9 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12 m ये होता है 1 पिकोमीटर के बराबर। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कभी कभी 10⁻⁻9 ये पूछा हुआ है, आया हुआ है, नैनोमीटर ये पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें आपका पूछ रहा है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। इसको आप बताने का प्रयास करें। आसान प्रश्न है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, बी ऑप्शन कह रहा है एमीटर, सी ऑप्शन कह रहा है वोल्ट मीटर और डी ऑप्शन आपका कह रहा है गैल्वेनोमीटर। इसको आप बताने का प्रयास करें विभवांतर के लिए, है ना। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग आपका किया जाता है विभवांतर मापने के लिए, है ना। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। विभव मापी पोटेंशियोमीटर 3 टर्मिनल वाला प्रतिरोध जिसे खिसकाया या घुमाया जा सकता है, जिसके द्वारा विभव को विभाजित किया जाता है। इसका संकेत V होता है। ये आपको कहा जा रहा है, इसका संकेत जो है ये V होता है, कैपिटल V होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। इसमें फिर पूछ रहा है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है तापक्रम, बी ऑप्शन आपका कह रहा है प्रवाह, सी ऑप्शन कह रहा है दाब और डी ऑप्शन कह रहा है चाल। इसको आप बताने का प्रयास करें। अक्सर इस तरीके के प्रश्न वन लाइनर साइंस से आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, वो चाहे आरओ हो, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। तो इसको बताने का प्रयास आप लोग करें, है ना। टैकोमीटर पूछा जा रहा है आपसे, है ना। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इससे चाल मापा जाता है, ठीक है। चाल, ठीक है। स्पीड आपकी मापी जाती है टैकोमीटर से, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा टैकोमीटर घूर्णन चाल मापने वाला यंत्र है। घूर्णन चाल, जो आपका कोई साइकिल है ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, है ना, इसको मापने का यंत्र है, ठीक है। यह धुरी या डिस्क या पहिए के घूर्णन की चाल मापता है। इसे घूर्णन प्रति मिनट आरपीएम, ठीक है, घूर्णन प्रति मिनट, ठीक है,
आरपीएम जिसको आप कहते हैं, चाहे वो फैन हो गया आपका, प्रयागराज में जो बड़ा वाला कूलर लोग लगाए रहते हैं, ठीक है, उसको जब आप खरीदने जाते हैं तो उसमें पूछता है, बताता है कि जो आपका एग्जॉस्ट फैन लगा है उसकी आरपीएम कितनी है, 1600, 1800 है, 2100 है, तो इसे आरपीएम में मापता है। सामान्य वाहन में ईंधन की चाल मापने के लिए टैकोमीटर तथा वाहन चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। जो आपकी मोटरसाइकिल जब आप चलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आपका आगे 1 मीटर लगा हुआ है, तो वो स्पीडोमीटर है। तापक्रम मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापक्रम मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है पिटॉट ट्यूब, ठीक है, यह किसी बिंदु या तरल प्रवाह का वेग मापने का यंत्र है। तो इतनी चीजें आपको पता चली डिस्क्रिप्शन से, ये भी परीक्षाओं में आती हैं, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, पाइरोमीटर, बैरोमीटर और पिटॉट ट्यूब, ये इतनी चीजें आपको बताई गई। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, मात्रा के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन तथा विद्युत प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग होता है। तो वो प्रणाली क्या कही जाती है? ये आपका 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली या एसआई प्रणाली। ये आपसे पूछ रहा है, चारों ऑप्शन है आपके, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। आपको लगता होगा आपने इंटरमीडिएट में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें भूल जाती हैं, ऐसे आसान से प्रश्न कभी कभी गलत होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसआई प्रणाली, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपसे बोल रहा है, कहा जा रहा है एसआई प्रणाली में लंबाई के लिए मीटर का, ठीक है, और राशि के लिए, मात्रा के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ठीक है, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत प्रवाह के लिए एम्पियर का और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। ये एसआई प्रणाली है आपकी, इसमें ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 5 ये आपका कह रहा है कि सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, ठीक है। ये आपका कह रहा है ए मोटा तार, बी पतला तार, सी निम्न गलनांक मिश्र धातु, आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है उच्च गलनांक मिश्र धातु। इसमें आपको ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, बताने का प्रयास करिए। ए ऑप्शन आपका कह रहा है 1 और 3, बी कह रहा है 1 और 4, सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है 2 और 4, है ना। इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन होगा इसमें, है ना। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, 2 और 3 होगा इसमें। तार पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु होना चाहिए, ठीक है। अपने घरों में जो आप लोग फ्यूज लगाते हैं नॉर्मल सामान्यतः, वो उनकी ये जो है विशिष्टता होती है कि तार पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, इसकी व्याख्या देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि समान वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्न गुण होना चाहिए, तार पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु होना चाहिए। क्योंकि तार पतले होने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका प्रतिरोध है, ठीक है, जो आपका प्रतिरोध है आर, ठीक है, इज इक्वल टू होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध इनटू, ठीक है, लंबाई अपान ए, यानी कि तार का क्षेत्रफल एल अपान ए होता है, ठीक है। ये आपका पूरा फार्मूला है, ठीक है, प्रतिरोध का। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कह रहा है तार की मोटाई अर्थात तार का क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा।
ठीक है। तो इसीलिए तार को पतला रखा जाता है और निम्न गलनांक मिश्र धातु का होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका घनत्व, बी ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व, सी आपका है विस्थापन और डी ऑप्शन है आपका दाब। इसमें बताने का प्रयास आप लोग करें कि कौन सा है ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन घनत्व, बी सापेक्षिक घनत्व, सी विस्थापन और डी दाब। इसको बताने का प्रयास करें आप लोग। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई इसकी नहीं होती है, क्योंकि यह एक अनुपात होता है और सापेक्षिक घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है किलोवाट, बी ऑप्शन कह रहा है वाट, सी ऑप्शन कह रहा है जूल और डी ऑप्शन कह रहा है किलोवाट घंटा। इसको आप बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, कॉमर्शियल यूनिट आपका पूछ रहा है। ठीक है, किलोवाट, वाट, जूल या किलोवाट घंटा में इसको बताने का प्रयास आप लोग करें। तो ये आपका होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा आपका डी किलोवाट घंटा में इसको मापा जाता है। ठीक है, जो वाणिज्यिक इकाई है इसकी किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, KWH उसको कहा जाता है। तो इसको आप लोग जो है देखिए, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। ठीक, KWH जिसको हम लोग कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल है। ठीक है, और मशीनों की जो शक्ति है, मशीनों की जो शक्ति है उसको हम लोग अश्व शक्ति में मापते हैं, यानी कि किस में मापते हैं। ठीक है, हार्स पावर में, HP कहते हैं ना, इतने HP का इंजन है, हार्स पावर में उसको मापते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है यानी कि 1000 वाट घंटा, और 1000 वाट इंटू 1 घंटा इज इक्वल टू, इसमें अगर 3600 सेकंड आपका मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आपका हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितनी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं मापने वाली, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। इसमें आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। ठीक है, वेक्टर राशि आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी वेक्टर राशि है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वेक्टर राशि आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपसे कह रहा है ए ऑप्शन बल, बी ऑप्शन कह रहा है चाल, सी ऑप्शन कह रहा है ऊर्जा और डी ऑप्शन आपका कह रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको बताने का प्रयास आप लोग करें कौन सा है इसमें। तो इसमें आपका कह रहा है, ठीक है, बल। बल आपकी वेक्टर राशि है। दो राशियां होती हैं, वेक्टर और जो है स्केलर, यानी कि अदिश राशि और सदिश राशियां। ठीक है, वेक्टर राशि जब कहा आपसे अदिश, अदिश राशि, ये आपसे कहा जा रहा है वेक्टर। ठीक है, तो जो सदिश राशियां होती हैं आपकी, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश यहीं से आप क्रॉस कर दीजिए, जिसमें दिशा ना हो। अदिशा मतलब बिना दिशा के, है ना, तो आप वहां से पकड़ लेंगे कि वेक्टर राशि आपका जो है वो हो जाएगा फोर्स, यानी कि बल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बल सदिश राशि यानी वेक्टर राशि है। ठीक है, चाल, ऊर्जा, तापमान, ये सब स्केलर राशियां हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका दिशा की जरूरत पड़ती है। सदिश राशियों के पास परिमाण दिशा दोनों होता है। ये त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के योगफल एवं घटाव के नियम का पालन करते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, संवेग, बल। ये आप ध्यान में रख लीजिए।
चाहे तो आप ऐसे ही रट लीजिए, क्योंकि अगर आप समझ के इन चीज़ों को समझेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, दिस का मतलब होता है वेक्टर। ठीक है, अदिश राशि जो होती है उसमें दिशा नहीं होती है, यहाँ से आप चीज़ें पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते अपना 9वां प्रश्न लेते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है हमारा, एक वस्तु नियत वेग से एक्स अक्ष के समानांतर सरल रेखा पर गति करती है, तो मील बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग होता है। यह प्रश्न है आपका। ऑप्शन आपके 4 हैं। इसमें से पहला ऑप्शन आपका है 0, बी ऑप्शन है आपका नियत, सी ऑप्शन आपका कह रहा निरंतर बढ़ेगा, डी ऑप्शन आपका कह रहा निरंतर घटेगा। इसको आप लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, एक वस्तु नियत वेग से एक्स अक्ष के समानांतर सरल रेखा पर गति करती है, तो मील बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग आपसे पूछा जा रहा है। इसको आप लोग बताइए, आप लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो नियत रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, नियत ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो व्याख्या में आपको कहा जा रहा है कि कोई एक वस्तु नियत वेग से अगर एक्स अक्ष के समानांतर सरल रेखा पर गति करता है, तो मील बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग ये नियत रहता है। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, कोणीय संवेग जड़त्वागुण और कोणीय वेग के गुणनफल का होता है। ठीक है, दोनों को अगर ऐसे कर दिया जाए, दोनों के गुणनफल के बराबर कोणीय संवेग होता है। किसके किसके? जड़त्वागुण और कोणीय वेग। कोणीय वेग और जड़त्वागुण का गुणनफल जो होता है वो कोणीय संवेग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग को हम लोग कैपिटल एल से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो कोणीय संवेग इज इक्वल टू, ठीक है, एल एक्स डब्ल्यू होता है, इज इक्वल टू जड़त्वागुण, ठीक है, इंटू कोणीय वेग। ये आप ध्यान में रखिएगा, कोणीय वेग और जड़त्वागुण का जो गुणनफल होता है वो कोणीय संवेग होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा जा रहा बल युग्म उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल रेखीय गति, बी ऑप्शन आपका कह रहा है केवल घूर्णी गति, ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है रेखीय तथा घूर्णी गति दोनों, डी कह रहा है कोई गति नहीं। इसको आप लोग बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 10, बल युग्म आपसे पूछा जा रहा है, उत्पन्न करता है केवल रेखी, केवल घूर्णी, रेखी घूर्णी दोनों, कोई गति नहीं। इसको बताने का प्रयास करें आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल घूर्णी गति। बलयुग्म जो है वो घूर्णी गति उत्पन्न करता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या कह रहा है बलयुग्म केवल घूर्णी गति उत्पन्न करता है। बलयुग्म दो समान और विपरीत बलों से मिलकर बनता है, इसके कारण यह केवल घूर्णी प्रभाव, क्योंकि यह क्या होता है, दो समान और विपरीत बलों से मिलकर बनता है, तो इसीलिए यह केवल घूर्णी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, इसके अलावा अन्य कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसमें मिलाने को दे दिया है रेखी गति और घूर्णन गति, तो आपको ये मिलाने के लिए आ रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका कह रहा है बल, ठीक है, ये कह रहा है बलागुण, शक्ति, घूर्णन शक्ति, संवेग को कोणीय संवेग, जड़त्व, बड़ा गुण। इसको आपको मिलाने को कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, ये आपको खोजना है। एक आपको खोजना है जो सुमेलित नहीं है, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो डी, जड़त्व बलागुण। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए बलागुण यहाँ से मिला है, बलागुण यहाँ से मिला है, लेकिन जड़त्व का बलागुण नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है रेखिक गति में जड़त्व कार्य करता है रेखिक गति में। ठीक है, जब आपका लीनियर मोशन हो रहा हो। ठीक इसी प्रकार घूर्णन गति में जड़त्वागुण काम करता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें यह कह रहा है कि कौन सी रेखी गति घूर्णन गति के जो है वो उसको क्या क्या कहते हैं ये आपको बताया जा रहा है। तो द्रव्यमान को कह रहा है जड़त्वागुण, ठीक है, रेखी संवेग, ठीक है, P इज इक्वल टू mv, ठीक है, कोणीय संवेग, और बल F इज इक्वल टू ma, ठीक है, और बलागुण। तो ये आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें से आपका जड़त्व जो होता है वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है,
तो आपको कहा जा रहा है इसमें से जो बताया जा रहा है कि निम्न रेखी गति और घूर्णन गति में समान रूप से कार्य करता है। और आप ये जान लीजिए जब भी लीनियर मोशन होगा, रैखिक गति होगी, तो उसमें जड़त्व जरूर काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, इसमें कहा जा रहा है नल को 2 अंगुलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है, क्योंकि अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न आ गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है नल को खोलने अथवा बंद करने के लिए उपलब्ध बल अधिक हो जाएगा, यह कोणीय बल के प्रयोग में मदद करता है। सी ऑप्शन आपका कह रहा है बनने वाले बलयुग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है, एक उंगली घर्षण समाप्त करती है तथा दूसरी उंगली बल प्रदान करती है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। नल को आप लोग, आपके घरों में टोटी होती है ना, उसको आप लोग 2 उंगली की सहायता से ही खोलते और बंद कर लेते हैं। तो पूछ रहा है क्यों। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका आंसर होगा, बताने का प्रयास आप लोग करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, बनने वाले बलयुग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है। ठीक है, घूर्णी प्रभाव होता है, ये आपका नलका है ऐसा गोल सा होता है, तो इसको आप लोग गोल सा घुमा देते हैं तो घूर्णी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण आप लोग बंद कर लेते हैं उसको। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या आपको कही जा रही है नल को 2 उंगलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है, क्योंकि बनने वाले बलयुग्म के कारण घूर्णी प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आपसे फिर कह रहा है बलयुग्म में 2 विपरीत बल होते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में अक्ष से समान दूरी पर आरोपित होते हैं। 2 बल होते हैं विपरीत दिशा में, डिफरेंट डायरेक्शन में, अक्ष से समान दूरी पर लगते हैं। बलाघूर्ण आपका अक्ष से दूरी और बल का गुणनफल होता है। ठीक है, तो बलाघूर्ण जो आपका होता है, बलाघूर्ण इज इक्वल टू अक्ष से दूरी इंटू फोर्स, ये आपसे इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रख लिए कि बलाघूर्ण क्या होता है। तो अक्ष से दूरी इज इक्वल टू फोर्स, इसको कहते हैं बलाघूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है अभिकेंद्र त्वरण है, अभिकेंद्र त्वरण है, पूछ रहा अभिकेंद्र त्वरण क्या है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है एक नियत सदिश, बी ऑप्शन कह रहा है एक नियत अदिश, सी ऑप्शन कह रहा है एक परिवर्ती परिमाण का सदिश, डी कह रहा है एक नियत सदिश नहीं है। इसको बताने का प्रयास करिए, कठिन है प्रश्न थोड़ा सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक नियत सदिश नहीं है अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है, डी यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में आपसे क्या बताया जा रहा है। व्याख्या कह रहा है अपकेंद्री त्वरण एक नियत सदिश नहीं है। ठीक है, अपकेंद्री त्वरण क्या होता है। अपकेंद्री त्वरण इसको एसी से निरूपित किया जाता है, ये होता है ठीक है वेग स्क्वायर ऑब्लिक त्रिज्या। ठीक है, इसी को कहते हैं एसी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये एसी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर बोलते हैं इसको, यानी कि बेग का स्क्वायर अपॉन त्रिज्या, बेग का स्क्वायर बटे त्रिज्या, इसी को कहते हैं अभिकेंद्री त्वरण। इसको एसी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ऑब्लिक आर इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बेग स्क्वायर ऑब्लिक त्रिज्या, इसको ये बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कह रहा है आपसे एक समान वृत्तीय गति में v और r नियत रहता है। जब एक समान वृत्तीय गति होती है लगातार, ठीक है, तो आपका v ठीक है और r ये नियत रहता है, इसलिए अपकेंद्री त्वरण का परिमाण भी नियत रहता है। जब एक समान वृत्तीय गति होती रहती है, एक समान वृत्तीय गति लगातार ऐसे चल रही है, ठीक है, एक समान, उसमें कोई फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कह रहा है अपकेंद्री त्वरण की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अतः अपकेंद्री त्वरण नियत सदिश नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है
कोणीय संवेग इसके बराबर है। इसमें पूछा जा रहा है कि कोणीय संवेग के बराबर क्या है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है जड़त्वागुण इंटू कोणीय वेग। बी ऑप्शन आपका कह रहा है द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग। सी ऑप्शन आपका कह रहा है रेखीय वेग इंटू कोणीय वेग। डी ऑप्शन आपका कह रहा है द्रव्यमान इंटू रैखिक वेग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका है, ठीक है, कोणीय संवेग। अभी ऊपर ही हमने समझा है, तो इसीलिए 14वां प्रश्न फिर वही आ गया आपका कोणीय संवेग का। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, जड़त्वागुण इंटू कोणीय वेग। यही इसके बराबर होता है। जड़त्वागुण इंटू कोणीय वेग इज इक्वल टू कोणीय संवेग। अभी हमने पीछे पढ़ा है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या आपका कह रहा है कि कोणीय संवेग होता है अक्ष से दूरी इंटू रेखीय संवेग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जड़त्वागुण इंटू कोणीय वेग, ये बराबर आपका होता है कोणीय संवेग के। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कोणीय संवेग एक अक्षीय सदिश है तथा इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। कोणीय संवेग का मात्रक आपसे कह रहा है किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है, -1। ये आपसे कहा जा रहा है किलोग्राम मीटर सेकंड -1, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -1, इसको ध्यान में रखिएगा। केजी एम स्क्वायर एस -1, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है। बाकी इसमें आपकी व्याख्या में कहा जा रहा घूर्णन गति में कोणीय संवेग की भूमिका रैखिक गति में रैखिक संवेग के समान होती है। कोणीय संवेग जब घूर्णन गति आपकी हो रही हो तो उसमें कोणीय संवेग की जो भूमिका होती है वो रैखिक गति में रैखिक संवेग के समान होती है। कोणीय संवेग की दिशा दाएं हाथ के अंगूठा नियम से ज्ञात की जाती है। दाएं हाथ का अंगूठा नियम होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक नियम है, ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, ठीक है। तो उससे इसको ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हो, अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है, ठीक है। धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है अभिकेंद्री बल के कारण। बी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। सी कह रहा है संतुलन एवं बल के कारण। डी कह रहा है अपकेंद्रीय बल के कारण। इसको बताने का प्रयास करें आप लोग, क्या है ये, इसका आंसर क्या होगा। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल में लोग लगातार कंफ्यूज होते हैं कि अभिकेंद्रीय क्या होता है, अपकेंद्रीय क्या होता है, उसी वजह से दिक्कत आती है। बाकी ये दोनों तो आप पकड़ ही लेंगे कि ये और ये नहीं है, ठीक है। आपको ए और डी में ही कंफ्यूजन होता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल के कारण आपका हो जाएगा। धावक जब ट्रैक में दौड़ता है तो बाईं ओर जब मुड़ता है वो इसके कारण अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते थे। व्याख्या में अपकेंद्रीय बल के कारण धावक ट्रैक में दौड़ते समय बाईं ओर झुकता है। जब किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ से केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है अपकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। जैसे ये कोई गोला है, ऐसे लगातार इसमें कोई चल रहा है, तो इसमें जो केंद्र है, केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसी को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो कह रहा है अपकेंद्रीय बल के कारण पिंड जो है वक्र पथ पर गति करती है, ना कि रैखिक पथ पर। अगर अपकेंद्रीय बल लगा हुआ है तो आपका जान लीजिए कि वक्र पथ पर जो है गति करेगा। अपकेंद्रीय बल धावक को वृत्त के केंद्र की ओर घुमावदार रास्ते पर खींचता है, जिससे धावक का झुकाव बाईं ओर हो जाता है। यही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 15 भौतिक विज्ञान के प्रश्न ये रहे। 16वां भी हमारा है इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 तो आज के लिए इतना ही। हमारे 15 प्रश्न हैं। आगे भौतिक विज्ञान की श्रृंखला हमारी जो है वो चलती रहेगी। हमने 15 प्रश्नों के सेट को इसलिए लिया है कि ताकि जो है आपको समझने में आसानी ना हो, समझने में आसानी रहे, ठीक है, और आप 15 प्रश्नों के सेट को समझते रहें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए,
हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर लगातार हमारी क्विज इस समय निःशुल्क चल रही है रात में 9 बजे। और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। जितने भी आपके हित मित दोस्त यार हैं, उन जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित लोग हैं, उनको जरूर आप लोग शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको हमारी रिवीजन श्रृंखला कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।